हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई और नीट के लिए, दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का एक बैकबोन ही समझ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज के बारे में, उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में कि एनर्जीज कैसे आपस में चेंज हो रही है उनकी फिजिकल और केमिकल स्टेट के अंदर। ठीक है, तो लिखते हैं इसके अंदर डील्स विथ different type of energy and interconversion of energy in physical and chemical state। ठीक है, उनकी अलग अलग टाइप की फिजिकल और केमिकल स्टेट में उनकी एनर्जी किस टाइप से चेंज हो रही है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्या बताता है हमें थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स हमें किसी भी रिएक्शन की या किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी को बताता है कि ये प्रोसेस अपने आप होगा नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये सारी की सारी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या बताता है? टेल्स अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस और रिएक्शन। ठीक है, किसी भी प्रोसेस या रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बताता है थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू, हम इस चीज का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। आगे हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो इस पूरे चैप्टर में यूज आने वाली है। सम बेसिक टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तीन बेसिक टर्म है। सबसे पहले देखते हैं ओपन वेसल। ठीक है, ओपन वेसल में किसको बोलूंगा? ओपन वेसल में बोलूंगा जिसमें एक्सचेंज हो सके, किसका? एनर्जी का और मैटर का, दोनों का आपस में एक्सचेंज हो सके, उसको मैं क्या बोलूंगा? ओपन सिस्टम। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या फिर हीट बोल दो उसको, एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर। ठीक है, जिसमें हीट एक्सचेंज हो सके और मैटर भी एक्सचेंज हो सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास ये कोई वेसल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसको मैं कुछ समय के लिए छोड़ दूंगा, कुछ टाइम के लिए ऐसे खुला छोड़ दूंगा, तो इसका जो अमाउंट है वो कम हो चुका होगा। हो सकता है पहले 50 डिग्री था, इसको मैं रूम टेम्परेचर पर रखूंगा तो 25 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें हीट का भी एक्सचेंज हो सके और मैटर का भी एक्सचेंज हो सके, उसको क्या बोलूंगा मैं? ओपन वेसल। ऑब्वियसली बात है, खुला हुआ है, ऊपर से लिड खुली हुई है। दूसरा है मेरा क्लोज सिस्टम या क्लोज वेसल, या वेसल की जगह इसको सिस्टम बोल दो, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम। ठीक है, इसमें क्लोज में क्या हो सकता है? मान लेते हैं मेरे पास ये कोई कंटेनर है, बंद है पूरा, इससे क्या कभी मैटर का एक्सचेंज हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता, तो लिखेंगे वेयर एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल। ठीक है, जहां पे मेरी हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो सके, हीट इससे बाहर आ जा सकती है, लेकिन जो H2O इसके अंदर पानी है या और कुछ भी मान सकते हो, वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, वेयर एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ऐसी बातें क्लोज है तो नहीं होगा। अगला देखो, आइसो थर्मल सिस्टम या वेसल बोले आप। ठीक है, इसके अंदर ना तो हीट का एक्सचेंज होगा ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। ठीक है, ना तो मेरा हीट एक्सचेंज नहीं होगा और मैटर एक्सचेंज भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आपका जो थर्मस फ्लास्क होता है, ठीक है, कोई भी आप थर्मो स्टील की जो बोतल्स होती हैं आपकी, मिल्टन का ले लो, सेलो का, कोई भी अच्छा से अच्छा ले लो। ठीक है, वो हम बोल देते हैं कि वो एक आइसोथर्मल सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर हम पानी डालेंगे, कुछ भी डालेंगे गर्म, तो वो 3-4-5 घंटे तक हो सकता है गर्म रहे, लेकिन वो 15-20 घंटे बाद देखेंगे तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ ही जाता है। लेकिन इसको हम एज्यूम करके चलेंगे इस चैप्टर में, वो चीज मेरी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर है। ठीक है, थर्मस फ्लास्क। लेकिन मेरे पास अगर मैं ट्रू एग्जांपल ढूंढने जाऊं किसका, आइसोथर्मल का, तो वो क्या होगा मेरा, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स जो है वो एक ट्रू एग्जांपल है किसका, आइसोथर्मल सिस्टम का, जिससे बाहर ना तो कोई मैटर आ जा सकता है, ना कोई एनर्जी का ट्रांसफर बाहर या अंदर हो सकता है। वो मेरा ट्रू आइसोथर्मल सिस्टम का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। अब देखो 2 टर्म्स और आती हैं। एक आती है मेरे पास सराउंडिंग, एक आती है मेरे पास बाउंड्री। ठीक है, एक आती है मेरे पास सराउंडिंग, एक आती है मेरे पास बाउंड्री। तो क्या बोलेंगे, सराउंडिंग किसको बोलेंगे, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। इस सिस्टम को छोड़ के जितना भी मेरा पार्ट बच जाता है, वो मेरा यूनिवर्स का जितना भी पार्ट बचता है उसको मैं क्या बोलूंगा, सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम को छोड़ के जो भी मेरा पार्ट बचता है उसको क्या बोलूंगा, सराउंडिंग्स। अगला आता है मेरे पास बाउंड्री क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन, डिफरेंस कर सके दो चीजों के बीच में, सेपरेशन बिटवीन किसके बीच में, सिस्टम के बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसको भी मैं अलग अलग टाइप से डिफाइन कर सकता हूं बाउंड्री को। ठीक है, एक मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कैसे, मेरी रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्री। ठीक है, अगर मेरी कोई रिजिड बाउंड्री होगी तो उसमें डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। डेल्टा वी की वैल्यू 0। और अगर नॉन
रिजिड बाउंड्री हुई तो डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉन रिजिड हुई तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है, लेकिन अगर मेरी रिजिड बाउंड्री होती है कोई भी तो उसमें डेल्टा V का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो एक तो मैं इस तरीके से बाउंड्री को डिफाइन कर सकता हूं। अगला मैं कर सकता हूं मेरी रियल बाउंड्री, रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, देखो रियल बाउंड्री तो आप कोई भी बता सकते हैं, कोई फ्लास्क है, ठीक है, इसके चारों तरफ बाउंड्री है, वो रियल बाउंड्री है। या फिर इसको देखो अच्छे से बताते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक फ्लास्क है ऐसे, इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है सपोज, तो फ्लास्क का तो ये जो ग्लास वाला पार्ट है, ठीक है, ये तो क्या होगी मेरी रियल बाउंड्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो बाउंड्री बन रही है जिसमें एयर और वाटर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे एयर और वाटर के बीच में, ये हमने खुद तो बनाई नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन गई है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा इमेजिनरी, इमेजिनरी बाउंड्री। इसको क्या बोलूंगा इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, रिजिड नॉन रिजिड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रियल में और इमेजिनरी बाउंड्री में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक में कर सकता हूं एडियाबेटिक, इधर लिख देता हूं, एक में कर सकता हूं एडियाबेटिक। ठीक है, एक होती है डायथर्मिक, डायथर्मिक। एडियाबेटिक सिंपल है जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर हो सके आपस में। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं एडियाबेटिक में हीट कैन ट्रांसफर, हीट कैन ट्रांसफर। अगर हीट ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, सॉरी हीट नॉट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर नहीं होगी एडियाबेटिक के अंदर। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो मेरा जो वॉल है या सिस्टम है वो किसका बना होगा, एक इंसुलेटेड मटेरियल का बना होगा, तभी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मेरा डायथर्मिक है, इसके अंदर हीट ट्रांसफर हो सकती है, तो इसके अंदर हीट कैन ट्रांसफर, इसमें हीट मेरी ट्रांसफर हो सकती है किसके अंदर, डायथर्मिक के अंदर। अगर हीट ट्रांसफर हो सकती है तो किस मटेरियल से बनेगा, कोई कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है। ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग, जैसे लिख लो कॉपर, कॉपर, कॉपर में तो हमेशा हीट ट्रांसफर होता ही है। ठीक है, तो अगर मेरा एडियाबेटिक कोई बाउंड्री होगी तो उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन अगर मेरी डायथर्मिक अगर कोई बाउंड्री होगी तो उसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है। एग्जांपल के लिए ऐसा लिख सकते हैं आप कॉपर। ठीक है, तो ये कुछ ही बाउंड्री अलग अलग टाइप की, ये आप ध्यान रखें आगे। देखो आगे हम देखते हैं कुछ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में किसको बोलूंगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में किसको बोलूंगा, ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू अगर मेरा सिस्टम को मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता हूं तो उन वैल्यूज की वैल्यू चेंज, उन प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको देखो लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी remain same when system is divided in smaller part। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिमेन सेम
प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी अगर मैं सिस्टम को मेरे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास प्रेशर है, मान लेते हैं ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास इस रूम का प्रेशर P मान लेता हूं। अगर मैं इस रूम को बीच में दीवार करके आधा आधा कर दूं तो प्रेशर तो दोनों तरफ सेम ही रहने वाला, प्रेशर भी चेंज होगा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अरे आप जैसे एग्जांपल देख पहले लिखते हैं, मान लेते हैं प्रेशर टेम्परेचर, पूरा लिखते हैं, प्रेशर टेम्परेचर ले लो और डेंसिटी ले लो। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी ले लो और आप ले सकते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ले लो, मोलैरिटी। ठीक है, और आप ले सकते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी ले लो। ठीक है, और सरफेस टेंशन ले लो, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे है एक बार देख लो। मान लेते हैं मेरे पास एक बाल्टी है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसका टेम्परेचर कितना है T। अगर मैं इस बाल्टी को दो अलग अलग बकेट में बांट दूं, इसमें और इसमें, तो इस पानी का टेम्परेचर भी तो T रहेगा। मतलब जो मेरी प्रॉपर्टी थी टेम्परेचर, वो दोनों केस में सेम है। ठीक है, चाहे मैं इसको आधा कर दूं चाहे कितना भी कर दूं, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, फिक्स है टेम्परेचर मेरा। ठीक है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट को आधा करने पे ऐसा नहीं है कि उसका टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा। तो जो मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो अमाउंट से इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से। ठीक है, चाहे से आप मेटल का कितना भी बड़ा पार्ट ले लो चाहे एक छोटा सा पार्ट ले लो, डेंसिटी उस मेटल की हमेशा सेम रहने वाली है, पीएच हमेशा सॉल्यूशन की सेम रहेगी, मोलैरिटी भी हमेशा सेम रहेगी। सारी की सारी चीजें जो क्या है मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसके मास पे ऐसा कुछ डिपेंड नहीं करेगी। अगली देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है मेरी, जो मेरे सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करे। ठीक है, सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करेगी। सिस्टम को मैं आधा कर दूंगा तो प्रॉपर्टी भी मेरी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इसमें लिख दो, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी चेंज्ड व्हेन system is divided into smaller part। ठीक है, अगर मैं सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो मेरी ये वाली वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मास, अगर मैं सिस्टम को आधा कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मास भी उसका आधा हो जाएगा। और मान लो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल इसके आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसमें एक नोट आप ध्यान रखें कि कोई मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जब उसको मैं मोलर सिस्टम के लिए मतलब एक मोल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे जैसे मेरे पास मास क्या है, मास क्या है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, मास मेरी क्या है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। लेकिन वहीं पे अगर मैं मोलर मास ले लूं, मतलब एक मोल का मास, एक मोल के बारे में बात करूं, अगर एक मोल का सॉरी मोलर मास ले लूं तो मोलर मास तो मेरा फिक्स है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल का, नॉन मेटल का मोलर मास फिक्स होता है। तो मोलर मास ये क्या हो जाएगी मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव
प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं 1 मोल के टर्म में बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगी मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो एक और एग्जांपल है मेरे पास इसका, आप हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसी में लिख देता हूं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी क्या है मेरा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन दोबारा लिख देता हूं हीट कैपेसिटी, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहीं पे अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं, मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये क्या हो जाएगी मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, अगर 1 मोल के टर्म्स में कुछ भी बात करूंगा तो वो मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी एक्सटेंसिव की बजाय। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं हम कुछ स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, कहां कहां उनका यूज है। देखो एकदम सिंपल है, स्टार्ट में चैप्टर आपका, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे चैप्टर थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा, तो बेटर है अभी से ध्यान रखें। आगे देखते हैं हम स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन हम किसको बोलेंगे, ऐसे फंक्शन, ठीक है, जो मुझे किसी भी सिस्टम की एक इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, एट अ टाइम किसी भी इंफॉर्मेशन की कुछ इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मुझे कुछ उसके पैरामीटर चाहिए, जैसे प्रेशर टेम्परेचर कुछ मुझे पता होगा तभी तो उसकी कंडीशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, करंट स्टेट में उसकी क्या स्टेट है, उसकी स्टेट जानने के लिए मुझे अलग अलग पैरामीटर चाहिए होंगे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि फॉर describe state of system, state of system, some parameter are required। ठीक है, कुछ पैरामीटर मुझे रिक्वायर्ड होंगे, उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टेट फंक्शन। एग्जाम्पल टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मेरा एक तो टेम्परेचर हुआ और प्रेशर हुआ, इसको मिटा दो। ठीक है, प्रेशर हुआ और क्या हो सकता है, स्टेट फंक्शन, और भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, वॉल्यूम, एंथैल्पी। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल है किसके, स्टेट फंक्शन के। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल आपके स्टेट फंक्शन के। एक चीज ध्यान रखें कि जो मेरा स्टेट फंक्शन है वो डिपेंड करता है खाली किसके ऊपर, फाइनल स्टेट पे और इनिशियल स्टेट पे। ठीक है, फाइनल स्टेट पे और इनिशियल स्टेट पे जो पाथ वो फॉलो करके आ रहा है, ठीक है, जो पाथ वो फॉलो करके आ रहा है उस पर वो डिपेंड नहीं करता। कैसा नहीं करता, देखते हैं हम अभी। तो स्टेट फंक्शन डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन।
ठीक है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वो किस पाथ के थ्रू आ रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई ग्लास है, इसका टेम्परेचर सपोज कितना है 50, बाद में इसका टेम्परेचर कितना हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कैसे आया मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस इतना मतलब है पहले टेम्परेचर 50 था, बाद में टेम्परेचर 25 हो गया, ठीक है। इनिशियल पे और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, फाई क्या होगा, स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो डेल फाई इक्वल टू क्या बनेगा 1 to 2, पहली कंडीशन फिर दूसरी कंडीशन, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा डी फाई, तो क्या बनेगा फाई 2 माइनस फाई 1, की मतलब ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा फाई इनिशियल कंडीशन पे और फाइनल कंडीशन के ऊपर। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। तो स्टैटिक फंक्शन में और जैसे इसको इसी को हम मॉडिफाई करके मान लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा T2 माइनस T1 पे, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है। और प्रेशर का मान लो तो इसको क्या लिखूंगा P2 माइनस P1, ये भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस टाइप से मैं कर सकता हूं। अगर मान लो मेरे पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, कोई साइक्लिक प्रोसेस है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर मेरा स्टेट फंक्शन का वैल्यू 0 रहता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस इज 0, ठीक है। कैसे, मान लेते हैं मेरे पास ये प्रेशर है, इधर वॉल्यूम मान लो या टेम्परेचर कुछ भी मान लो, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है मेरे पास। मान लेते हैं पहले कंडीशन 1 थी फिर 2 थी, मैं ए पाथ के थ्रू गया और रिटर्न किसके आया बी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे डेल फाई मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैसे करूंगा डेल फाई, तो पहले मैं 1 से 2 के लिए जा रहा हूं, तो इंटीग्रेशन 1 to 2 फाई, ठीक है। फिर मैं कहां से कहां तक आया 2 से फिर 1 तक आया 5, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फाई 2 माइनस फाई 1 प्लस इसका क्या होगा फाई 1 माइनस फाई 2, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल फाई का वैल्यू कितना आया, डेल फाई का वैल्यू कितना है 0। तो कोई भी मेरी अगर साइक्लिक प्रोसेस है, और कोई स्टेट फंक्शन, मतलब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर मेरे स्टेट फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ये हमेशा के लिए याद रखें, ठीक है। इसको हम एक और टेक्निकल टर्म में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि डी फाई को मैं कैसे लिखूंगा। मान लेते हैं कोई फंक्शन है फाई है, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर x, y के ऊपर, दो वेरिएबल है इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल x एट कांस्टेंट ऑफ y dx प्लस डेल फाई अपॉन डेल क्या डेल y कांस्टेंट ऑफ x इंटू dy, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ये कुछ नहीं, एक पार्शियल इंटीग्रेशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉरी, ठीक है, जो आप पहले भी कर चुके हैं। पहले इसका करेंगे फिर उसका करेंगे, कब, जब मेरा फाई डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, दो वेरिएबल x एंड y। और इस टर्म को मैं क्या बोलूंगा, इस टर्म को मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन फाई विद रेस्पेक्ट टू
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चेंज इन फाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसको क्या बोलूंगा, चेंज इन फाई विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ये भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल लिखो या डी लिखो, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। आगे हम देख लेते हैं कुछ प्रोसेस है, अलग अलग टाइप की प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुनी होगी, तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। आगे देखो कुछ प्रोसेस है, वो पढ़ते हैं और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आइसोथर्मल से। एक लाइन की है आइसोथर्मल, नाम से पता चल रहा है जहां पे टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। पूरी प्रोसेस के अंदर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको क्या बोलूंगा, आइसोथर्मल। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक किसको बोलूंगा, जिसमें मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, और मान लो आइसो कोहरिक। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा, आइसो कोहरिक। इसको क्या बोलूंगा, जब मेरा वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, और मेरे पास मेजर यही है, और मैं बोल सकता हूं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, हीट या ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट ना हो, इसको क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, और मेरे पास एक और बचती है लास्ट में, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस वही है जिसमें मेरी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन, एंड फाइनल कंडीशन रिमेन सेम। सेम, जैसे देख सकते हैं इधर मेरी इनिशियल कंडीशन ये थी, घूम घुमा के वापस यहीं पे आ चुका हूं मैं, तो मेरी जो इनिशियल कंडीशन होगी वही मेरी फाइनल कंडीशन होगी। ठीक है, जैसे जैसे डेल्टा पी प्रेशर चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस, प्रेशर चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस 0 होगा, डेल्टा टी 0 होगा, डेल्टा एच 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कंडीशन है, अगर साइक्लिक प्रोसेस हुआ तो इन सब की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए तो एक जनरल इंट्रोडक्शन ही है थर्मोडायनेमिक्स का, बाकी हम आगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।